आज का हमारा जो दूसरे चैप्टर का जो टॉपिक है, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है अपने मेसोपोटामिया का शहरी जीवन। यानी कि मेसोपोटामिया का जो शहरी जीवन था वो कैसा था। शहरी जीवन यानी मेसोपोटामिया का शहरी जीवन। अब एक चीज का हमें पता चला कि अब तक जो हमने पढ़ा है उससे एक चीज का पता चला कि मेसोपोटामिया में उच्च वर्ग, यानी अब तक जो हमने पढ़ा उसमें एक चीज का जिक्र हुआ है कि मेसोपोटामिया में जो उच्च वर्ग था उसका उदय हो चुका था। यानी कि उच्च वर्ग का क्या हो चुका था, उदय हो चुका था। और उच्च वर्ग का पता क्या चला कि जो धन दौलत थी वो एक वर्ग विशेष के पास थी। एक ऐसा वर्ग जिसे हम कह सकते हैं छोटा वर्ग, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा धन दौलत थी। जैसे राजा या राजा के परिवार वाले जो सदस्य थे उनके पास बहुत ज्यादा क्या थी, धन दौलत थी। और इसके प्रमाण कहां से मिले हैं, जब कब्रों को खोदा गया, मिट्टी में दबी हुई कब्रों को निकाला गया, लाशों को निकाला गया, तो उन लाशों के साथ में विशेष प्रकार के सामान मिले हैं, आभूषण मिले हैं, महंगे महंगे सामान मिले हैं, जिससे पता लगता है कि ये जो व्यक्ति था वो क्या था, उच्च वर्ग से था, धनी वर्ग से था। लेकिन वहां पर हर परिवार धनी वर्ग से नहीं था। एक छोटा सा क्षेत्र ऐसा था या कम लोग ऐसे थे जो किस वर्ग में आते थे, उच्च वर्ग में या धनी वर्ग में। यानी कि वहां पर जो पैसे, रुपए, दौलत, आभूषण जो मिले हैं वो कहने या फिर कह सकते हैं कि जो भी बहुमूल्य चीजें मिली है वो क्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि धन का जो ज्यादातर हिस्सा था वो सबके पास नहीं था। केवल सीमित लोगों के पास में धन जायदाद थी या बहुमूल्य चीजें थी। एक कम लोगों के पास में, सब लोगों के पास ये सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, तो ये हो गया वहां का आर्थिक रूप, यानी वहां का जो शहरी जीवन था उसके बारे में देख लिया कि उच्च वर्ग का उदय हो चुका था, हमने पढ़ा। और इसमें एक छोटे वर्ग में जो था वो था धनी वर्ग, जिसके पास क्या थे, बहुमूल्य चीजें। जिसे बहुमूल्य चीजें में आप आभूषण भी दे सकते हैं, सोना, ठीक है, और लाजवर्द, सीपियां, ये कई ऐसी चीजें थी जो धनी होने का प्रमाण थी। और जब कब्रों की खुदाई की गई, कब्रों की, तो कब्र में हड्डी के कंकाल के साथ साथ कई ऐसी चीजें मिली है जो उस समय के जो लोग थे वो उस व्यक्ति के मर जाने के बाद में उसके साथ दफना देते थे। ठीक है, तो एक प्रकार से उच्च वर्ग था, लेकिन उनकी संख्या क्या थी, बिल्कुल कम थी। ठीक है, आगे चले। यस सर। अब देख लीजिए, एक चीज इसमें दे रखी है, कानूनी दस्तावेजों, यानी जिसको कानून की मान्यता प्राप्त हो, ऐसा कागज जिसको कानून की मान्यता प्राप्त हो। अर्थात ये कह रखा है कि कानूनी दस्तावेजों के अनुसार ये पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया का समाज था उस समाज में एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। ये लीजिए, यानी कि कानूनी दस्तावेजों की या इतिहासकारों की जानकारी से अगर हम अध्ययन करें तो उसमें पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया का परिवार था वो क्या था, एकल परिवार। याद रखेंगे, जो परिवार होते थे मेसोपोटामिया में वो कैसे होते थे, एकल परिवार। और जो कानूनी दस्तावेज है उसमें क्या है, दो मामले हैं, एक तो विवाह और एक उत्तराधिकारी। यानी विवाह और उत्तराधिकारी, ये जो शब्द है, इनके मामलों के संबंध में अगर ये देखा जाए तो जो परिवार होता था वो क्या होता था, एकल। यानी कि मेसोपोटामिया में आप कहेंगे कि परिवार क्या हुआ करते थे, एकल परिवार हुआ करते थे। एकल परिवार की बेटा परिभाषा क्या है,
बेटा एकल परिवार की परिभाषा क्या है? वह परिवार जिसमें माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं। माता पिता और उनके बच्चे। बस, है ना। यानी एकल परिवार यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति, उसकी पत्नी और उनके बच्चे, ये हो गया एकल परिवार। और अगर हम संयुक्त परिवार की बात करें तो देखते हैं कि दादा दादी है, चाचा चाची है, ताऊ ताई है और उनके बच्चे हैं, वो सब अगर एक जगह रहते हैं तो वो हो गया संयुक्त परिवार। तो ये कहा जाता है कि मेसोपोटामिया का जो परिवार की अगर हम बात करें तो परिवार क्या होता था? एकल परिवार होता था। यानी कि एकल परिवार को क्या मानते थे? आदर्श माना जाता था। समझ में आ गया? और एकल परिवार में अगर कोई पुत्र शादीशुदा है, शादीशुदा पुत्र भी अपने पिता के साथ ही रहता था। यानी इसमें बता रखा है कि एकल परिवार की व्यवस्था थी और एकल परिवार की व्यवस्था के साथ साथ जो शादीशुदा पुत्र होता था वो भी क्या है? अपने पिता के साथ, उसके साथ ही रहता था। यानी शादीशुदा पुत्र और उसकी पत्नी वो भी अपने माता पिता के साथ ही रहते थे। और परिवार का जो मुखिया होता था वो होता था पिता। याद रखेंगे, आप लिख देंगे कि मेसोपोटामिया में जो परिवार होता था वो एकल परिवार होता था, शादीशुदा पुत्र भी अपने पिता के साथ रहता था और परिवार का जो मुखिया होता था वो कौन होता था? पिता। यानी जो पिता होता था वही क्या होता था? परिवार का मुखिया हुआ करता था। ठीक है। अब यहां पर जो विवाह प्रणाली होती थी, विवाह प्रक्रिया, उसकी भी कुछ जानकारियां मिली है। यानी कि एकल परिवार देख लिया, परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता होता था। ठीक है। अब यहां पर जो विवाह प्रक्रिया है उसकी भी हमें क्या मिली है? कुछ जानकारियां मिली है कि जो विवाह की जो प्रक्रिया होती थी या जो विधि होती थी कि किस प्रकार से शादियां होती थी, उसकी भी जानकारियां हमें यहां से प्राप्त हुई है। अब देखो विवाह में क्या प्रक्रिया काम में लेते थे या किस प्रकार से यहां पर शादियां होती थी, इस चीज का देखिए आप। अपने यहां पर अपन देखते हैं विवाह कैसे होता है। जैसे अपने यहां पर देखते हैं विवाह कैसे होता है, तो एक जनरल चीज समझ लीजिए कि अपने विवाह करने के लिए पहले सहमति जरूरी है कि भाई हाँ अब अपने को अपने बच्चों की क्या करनी है? शादी करनी है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे? लड़की वाले के वहां पर रिश्ता लेके जाएंगे, बात चलाएंगे। फिर लगता है कि भाई अब रिश्ता होने वाला है तो बात पक्की हो जाएगी। फिर उपहारों का लेन देन किया जाता है। आपने सगाई कर ली, एंगेजमेंट हो गई, लड़का पक्ष ने कुछ दिया, लड़की पक्ष ने कुछ दिया, एंगेजमेंट हो गई, उपहारों का लेन देन हो गया। फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? विवाह होगा। विवाह होगा तो जो प्रोसेस आज के समय में हम विवाह में अपनाते हैं उसी प्रकार का जो प्रोसेस था वो मेसोपोटामिया के लोग अपनाते थे कि जैसे सगाई कर दी, उपहार दे दिए, आइटम दे दिया, एक इसको दे दिया, उसको दे दिया। ठीक है। उसके बाद शादी की तारीख फिक्स हो गई, बारात लेके चले गए। जिस प्रकार से आज वर्तमान में जो शादी होती है उसी प्रकार की शादियां कहां होती थी? मेसोपोटामिया में होती थी। तो विवाह के बारे में अपने को क्या लिखना है कि विवाह है पहले सहमति ली जाती थी, फिर सगाई समारोह कर दिया जाता था या कोई भी कार्यक्रम किया जाता था, उपहारों का लेन देन लिया जाता था। फिर जो लड़की का पिता होता था वो क्या करता था? अपनी पुत्री को क्या देता था? दहेज देता था। याद रखेंगे कि जो अभी वर्तमान में हम दहेज देते हैं उस समय में भी जो लड़की का पिता होता था वो क्या देता था? दहेज देता था। ठीक है। फिर जैसे कहते हैं आज अपन भोजन करते हैं एक साथ बैठ के, तो उस समय भी जो सब लोग होते थे वो एक साथ बैठकर क्या करते थे? भोजन करते थे। जैसे उपहारों का लेन देन कर लिया, एक साथ बैठकर भोजन कर लिया, उसके बाद में जो दहेज का जो चीजें होती थी वो दी जाती थी। सारी जो रस्में आज हम वर्तमान में निभा रहे हैं उस प्रकार की अधिकतर जो रस्में थी वो मेसोपोटामिया के लोग भी क्या थे? निभाते थे। ठीक है। और जो लड़की का पिता होता था उसने अपनी जमा पूंजी में से वो क्या करता था? अपनी बेटी को वो दे देता था। लेकिन बेटी अपने पिता की संपत्ति में वारिस नहीं होती थी।
यानी कि पिता क्या करता था, अपनी बेटी को दहेज दे देता था, जो भी चीज उसके लिए जोड़ रखी थी, लेकिन बेटी अपने पिता की संपत्ति में वारिस नहीं होती थी। पिता की संपत्ति में वारिस कौन होता था? पुत्र होता था। यानी कि पिता की जो आय है या हिस्सा है या उसकी संपत्ति है, उसमें किसका अधिकार होता था? उसके पुत्र का। यहां तक समझ में आ गया? बेटा समझ में आ गया ना? सर ये पता कैसे चला विवाह की प्रक्रिया? बेटा कुछ प्रमाण मिले हैं। देखो क्या होता है कि जैसे कुछ चीजों की खोज की अपन ने, और बहुत सी चीजें ऐसी मिली है जिनसे हमें इस चीज का पता लगता है। जैसे मैंने कहा कि एक वर्ग उच्च वर्ग है। उच्च वर्ग कैसे है? हमने क्या किया कि जब कब्रों की खुदाई की या गर्तों में जो डेड बॉडी दबी हुई मिली है, उन डेड बॉडी के पास में कई बहुमूल्य चीजें मिली है, आभूषण, मोती, मोहरे, जिससे हमें क्या पता चलेगा जो मरने वाला व्यक्ति क्या है? अमीर है। तो कुछ साक्ष्य ऐसे मिले हैं या इन चीजों को पता लगता है कि जो मेसोपोटामिया में जो वैवाहिक जीवन था वो इस प्रकार का था। सीमित परिवार होता था, एकल परिवार। पहले रिश्ते तय होते थे, फिर सगाई हो गई, उपहारों का लेन देन होगा, शादी हो गई, दहेज दे दिया गया, लेकिन जो पुत्री होती थी वो अपने पिता की संपत्ति में वारिस नहीं हुआ करती थी। ठीक है। फिर उसका जो बेटा है, अपने पिता की संपत्ति में बेटा वारिस होता था। उसके बाद में उसकी जो भी पशुधन है, जो भी संपत्ति है, उसका मालिक कौन हो जाता था? उसका पुत्र। ठीक है। सर ऐसे कौन सा साक्ष्य मिला है एग्जाम? बेटा इस प्रकार की जो साक्ष्य है वो किताब में आपके कहीं भी नहीं दे रखा है, केवल आपकी किताब में इसी चीज का प्रूफ दे रखा है कि हाँ, उस समय जो एक वैवाहिक गतिविधियां थी, हो सकता है कि इस प्रकार की वैवाहिक गतिविधियां हुई है। कुछ दस्तावेज मिले होंगे, लिखित दस्तावेज मिलते होंगे, या कुछ प्रमाण मिले होंगे इस चीज के कि वो इस चीज को बता पा रहे हैं कि उस समय जो वैवाहिक जीवन होता था वो इस प्रकार का होता था। ज्यादा इसमें अपने को उलझना नहीं है। ठीक है बेटा। यस सर। अब देख लिए, वैवाहिक जीवन हो गया, वैवाहिक प्रक्रिया या उसकी विधि हो गई, एकल परिवार हो गया। अब हम देखते हैं उर नगर। चार नगर कौन कौन से थे? उर, उरुक, बेबीलोन, उरुक, बेबीलोन और मारी, मारी। है ना? तो जैसे उरुक के बारे में हमने देख लिया था अभी थोड़ी देर पहले, वो जो विवाद हुआ था ना, पानी का विवाद होता था, वो सब उरुक का था। अब हम उर नगर को देख रहे हैं। उर नगर यानी कि खुदाई में उर नगर मिला है, और खुदाई के अकॉर्डिंग हम अब क्या करें? उर नगर का अवलोकन देखते हैं। अवलोकन, उर नगर का अवलोकन, यानी एक नक्शा मिला है, कागज मिला है जिसमें एक नगर का चित्र बना हुआ है। आप अपनी किताब में देख लेना कि उसमें जो नक्शा मिला हुआ है उर नगर का नक्शा है, और उसमें यह बताया गया है कि उर नगर में क्या है, जो साधारण घरों की जो खुदाई की गई थी वो की गई थी 1930 में। यानी जो साधारण घर थे उन घरों की 1930 में क्या की गई थी? खुदाई की गई थी। और इस नगर की जब खुदाई की गई तो इस चीज का प्रमाण मिला है कि वहां पर जो गलियां होती थी, उर नगर की जो गलियां होती थी, उर नगर की गलियां टेढ़ी मेढ़ी। बेटा देखो, उर नगर की जो गलियां थी वो क्या थी? टेढ़ी मेढ़ी। और जो गलियां थी वो क्या थी? संकरी। संकरी, संकरी गलियां, बिल्कुल कम स्पेस वाली, चौड़ी नहीं गलियां। तो उर नगर के बारे में हम क्या कहेंगे कि यहाँ की जो गलियां होती थी वो क्या थी? टेढ़ी मेढ़ी और संकरी, यानी ज्यादा लंबी नहीं थी, थोड़ी सी दूर जाएंगे फिर मुड़ जाती थी, फिर थोड़ा सा जाएंगे फिर मुड़ जाती थी। और जो गलियां होती थी उनकी चौड़ाई कम होती थी, बिल्कुल संकरी गलियां होती थी। ठीक है। और इन संकरी गलियों की वजह से क्या होता था कि जो भी गाड़ियां थी, यहां पर जो भी गाड़ियां चलती होगी, बैलगाड़ी मान लीजिए, तो वो बैलगाड़ी हर घर तक
नहीं पहुंच पाती थी। भाई जब जैसे ये मान लीजिए इस प्रकार से कोई बड़ी रोड है, यहां तक तो बैलगाड़ी आ गई, अब यहां से छोटी छोटी सकरी गलियां निकल गई, ऐसे 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 इस प्रकार की गलियां बनी हुई है। अब बताओ इसमें गाड़ी चलाने में कितनी प्रॉब्लम आएगी। छोटी भी है, मुड़ी हुई है, जगह जगह से टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। अब आदमी तो पैदल निकल जाए, इसमें से गाड़ी का लेके जाना क्या होता था, मुश्किल होता था। तो उरनगर के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो गलियां मिली है वो क्या मिली है, टेढ़ी मेढ़ी, और जो गलियों की चौड़ाई है वो बहुत कम है। एक प्रकार से क्या बताया गया है, सकरी गलियां यहाँ पर बताया गया है। इसलिए सकरी गलियां और टेढ़ी मेढ़ी होने के लिए कारण क्या हुआ, यहाँ पर हर घर तक जो गाड़ी थी, बैलगाड़ियां, वो नहीं पहुंच पाती थी। अब नहीं पहुंच पा रही है, कई चीजें ऐसी होती है जो आपको लेके आनी पड़ेगी। जैसे यहां पर मकान है किसी का, अब यहां तक वो किसी चीज को लेके आ रहा है, उस समय मेन चीज की आवश्यकता क्या होती थी, या तो अनाज या फिर ईंधन। तो अब गाड़ी आएगी नहीं और अनाज आएगा कैसे फिर। तो ये लोग क्या करते थे, जो गधे होते थे, गधे, उस गधे की पीठ पर लाद कर उस सामान को इस गली से ऐसे करके करके यहां तक लेके आ जाते थे। बड़ी गाड़ी नहीं जाने की वजह मैंने आपको बता दी, गलियां टेढ़ी बेढ़ी और क्या थी, सकरी थी। और अनाज और ईंधन को लाने के लिए किसका सहारा लेते थे, गधे का। गधे की पीठ पर लाद कर वो अनाज या और कई सामान को क्या है, यहां तक पहुंचाते थे। अब सकरी गलियां है, कौन सा मकान, ऐसे जैसे अपने मेसोपोटामिया की बात की, तो मेसोपोटामिया की जो नगर नियोजन था सबसे अच्छा था, परफेक्ट नगर नियोजन मेसोपोटामिया की। चौड़ी सड़कें, समकोण पे एक दूसरे को काट रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उरनगर की बात करें तो उरनगर में इस प्रकार की कोई भी चीज नहीं मिली है। एक मकान यहाँ बना हुआ है, फिर एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया। अब इनके बीच में से गलियां निकली हुई है, टेढ़ी मेढ़ी गलियां, सकरी गलियां। तो कहने का मतलब इस प्रकार के मकान मिले हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि उरनगर में जो नगर नियोजन था उसका क्या था, अभाव। नगर नियोजन का अभाव, यानी उरनगर में क्या था, नगर नियोजन। एक तो होता है नियोजन, नगर नियोजन, कि कोई भी नगर या कस्बा आप बना रहे हैं या बसा रहे हैं, उसमें जो भी चीज आपने बनाई है, चाहे सड़कें हैं चाहे मकान है, वो सारा क्या है, प्लान बनाया है। प्लान कि भाई सड़कें इतनी चौड़ी होनी चाहिए, जैसे ये सड़कें हैं, ये जा रही है, यह मकान बन गया, ये मकान बन गया, ये मकान, ऐसे नक्शा बना दिया सड़क के किनारे किनारे। ठीक है, इस प्रकार की चीजें कहाँ थी, मेसोपोटामिया में। लेकिन उरनगर की अगर हम बात करें तो उसमें इस प्रकार का जो नगर नियोजन था उसका क्या था, अभाव। कहीं भी मकान बने हुए, यहाँ मकान बन गया, ऐसे बन गया, ऐसे बन गया, अलग अलग जगह, और इनके बीच में सड़कें जा रही है टेढ़ी मेढ़ी सकरी। तो ये कह सकते हैं कि उरनगर में जो नगर नियोजन प्रणाली थी उसका क्या था, अभाव था। समझ में आ गया। यहां तक समझ में आ गया बेटा। यस सर, यस सर। ठीक है, अब देखिए नगर के बारे में देख रहे हैं। जो मेसोपोटामिया है उसमें और जो मोहनजोदड़ो जो संस्कृति हड़प्पा, उसमें दिन रात का अंतर है। हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में हमने देखा था कि जो नगर नियोजन थे उसमें क्या थी, जो नालियां थी वो क्या थी, सड़क के किनारे, यानी कि ये सड़क बनी हुई है, इसके किनारे किनारे नालियां बनी हुई है। जैसे अभी आप देखेंगे कि आप किसी कॉलोनी में या सोसाइटी में रह रहे हैं तो सड़क के दोनों तरफ क्या होती है, गंदे पानी के निकास के लिए नालियां होती है। तो उस प्रकार की अगर हम व्यवस्था उरनगर की करें तो उरनगर में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी। मेसोपोटामिया में तो क्या था, नालियां बनी हुई थी सड़क के किनारे, बिल्कुल। तो जो घरों का गंदा पानी आता था वो किस में आ जाता था, नालियों में आ जाता था और बाहर बहकर चला जाता था। लेकिन उरनगर की अगर हम बात करें तो उरनगर में सड़क के किनारे किसी प्रकार की नालियां नहीं बनी हुई थी। क्यों, क्योंकि एक तो रोड टेढ़ी मेढ़ी थी और सकरी और थी, इसीलिए उरनगर में सड़क के किनारे कोई भी नाली होने के प्रमाण
नहीं मिले हैं। अब क्या है, नाली नहीं मिली है, तो उन्होंने क्या देखा खुदाई में कि जो मकान थे कुछ मकानों में, या अधिकतर ये कह सकते हैं अधिकांश मकानों में जो नालियां थी वो क्या थी, घर के अंदर। यानी कि मैं हड़प्पा सभ्यता में जो नालियां थी वो थी मकान के बाहर, सड़क के किनारे, ठीक है, और वहां से घर का पानी आकर नाली में आ जाता था, ठीक है। लेकिन उरनगर में जो नालियां बनी हुई थी वो क्या थी, वहां के जो घर बने हुए थे उसके अंदर, यानी नालियां कहां बनी हुई थी, घर के अंदर बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो में तो क्या थी, नालियां रोड के ऊपर थी, बाहर थी घर से, और उरनगर में क्या थी, जो नालियां थी वो घर के अंदर बनी हुई थी, ठीक है। यानी घर का जो अंदर का जो आंगन है वहां पर नालियां निकली हुई थी, मिट्टी की नलिकाएं और नालियां मिली हुई थी। ठीक है बेटा, आगे चले। यस सर। देखिए यहां पर क्या है, नालियां बाहर नहीं थी, मकान के अंदर थी नलियां। जो मकान की छत थी, मकान की छत का ढलान क्या था, अंदर की ओर। यानी जो मकान की छत थी उसका ढलान किसकी ओर था, मकान के अंदर की ओर। चौक जो था आंगन, ये आंगन है, आंगन यानी मकान का जो आंगन था उरनगर में, उस आंगन की ओर मकान की जो छत थी उसका ढलान था। तो ढलान से क्या हो गया, जैसे बरसात का पानी आया छत के ऊपर आया और छत से कहा गया घर के आंगन में, आंगन से आकर क्या है, जैसे मान लीजिए आप ये एक मकान है, ये छत है, अब इसका जो ढलान है वो किसकी तरफ है, मकान के आंगन की तरफ। ये आंगन है, ये देखो, ठीक है, ये आंगन की तरफ छत का पानी आ रहा है। अब देखिए आप, इसमें क्या है, मैंने बताया था कि मकान के अंदर नालियां हैं, तो जैसे ये आंगन है ना, तो इसमें ये नाली है, ये मान लीजिए नाली आ गई, ये नाली आ गई ऐसे, ये नाली आ गई ऐसे, ये नाली आ गई ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब जो नालियां होती थी वो मकान के अंदर हुआ करती थी, और छत का जो ढलान था वो आंगन के भीतर की ओर होता था, जिसका उद्देश्य क्या था कि जो बरसात का पानी आता था, बरसात का पानी नालियों के माध्यम से मकान के अंदर क्या बना हुआ रहता था, होज, होज, अपन बोलते हैं होद, वाटर टैंक, वाटर टैंक। तो उस समय भी पानी के संग्रहण के लिए हो सकता है कि ये लोग क्या करते थे, अपने मकान के आंगन में क्या बना लेते थे, होज, होज, वाटर टैंक। एक होज क्या है, पानी को एकत्रित करने का स्थान, यानी कि कहने का मतलब एक प्रकार का गड्ढा, मकान के अंदर एक प्रकार का गड्ढा जिसमें किसको जमा किया जाता था, पानी को, होज। तो इस उरनगर में जो पानी एकत्रित करने की चीज थी वो क्या थी, नालियां अंदर की तरफ बनी हुई थी, ठीक है। छतों का जो ढलान होता था वो आंगन की तरफ होता था, और नालियों में पानी आ जाता था, और ये सारी नालियों का जो पानी है मकान के अंदर वाली नालियों का, वो मकान के अंदर क्या बना हुआ रहता था, एक गड्ढा बना हुआ रहता था जिसको हम क्या कहते हैं, होज। उसमें ये सारा पानी आकर एकत्रित हो जाता था। समझ में आ गया बेटा? यस सर। ठीक है। अब इसके पीछे एक लॉजिक और है, इतिहासकार ये कहते हैं कि चलो हो चुके, तो इसके पीछे कारण ये है कि ये लोग अपने मकान के अंदर इसलिए नाली बनाते थे, या जो छत होती थी उसका ढलान अपने मकान की तरफ इसलिए करते थे ताकि जो बाहर की सड़क है, एक तो छोटी सी सड़क है, टेढ़ी मेढ़ी सड़क है, तो उसमें ज्यादा कीचड़ नहीं हो। ये कहा जाता है या माना जाता है, उस समय के लोगों ने माना है इस चीज को, कि ये लोग जो बरसात का पानी छत के द्वारा अंदर ही क्यों रख लेते थे होज में, ताकि जो सड़क है उसके ऊपर बरसात के पानी से क्या हो, ज्यादा कीचड़ नहीं हो, ज्यादा पानी नहीं हो। इसीलिए ये क्या करते थे, अपने मकान के अंदर होज बना लेते थे, और मकान की छत का जो पानी जितना भी आता था वो आकर किस में एकत्रित हो जाता था, इस होज में एकत्रित हो जाता था। और इसके पीछे लॉजिक भी यही था कि जब भी तेज बरसात आए तो उसका पानी सड़क के ऊपर नहीं जाए, क्योंकि कच्ची सड़कें होती थी, सड़क क्या थी, कच्ची। अब आप देख लीजिए, कच्ची सड़क है मिट्टी की सड़क में पानी पानी अगर हो गया तो कितना कीचड़ हो जाएगा, और पक्की सड़क है तो उसमें कीचड़ का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है बरसात के पानी का।
तो उस समय जो सड़कें होती थी वो क्या थी, कच्ची। तो इनका ये मानना था कि कच्ची सड़क के ऊपर अगर बरसात का ज्यादा पानी चला गया ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कीचड़। तो इस कीचड़ से बचाने के लिए सड़कों को ये क्या करते थे, अपने घर के अंदर ही हौज बना लेते थे और बरसात के सारे पानी को इसमें संग्रहण कर लेते थे। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, अब देखिए यहां तक देख लिया। अब ये लोग क्या करते थे, अपने घर का जो भी कचरा होता था, यानी कि उर नगर में जो घर का जो भी कचरा होता था वो क्या करते थे, गली में फेंक देते थे। जो गलियां थी ना उसमें उस कचरे को क्या कर देते थे, फेंक देते थे। यानी कचरा डालने के लिए किस जगह का प्रयोग करते थे, ये गलियों का। अब गलियां आपको पहले पता है संकरी है, टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन उर नगर के जो लोग हैं वो कचरे को कहां डालते थे, गलियों में। कचरा जो है वो गलियों में डाल देते थे। अब गलियों में कचरा डाल दिया तो जो गलियों की जो सतह होती थी वो क्या हो जाती थी, ऊपर। कैसे, जैसे ये अपनी गली है एक, ये गली है, इस गली में कचरा डाल दिया, ये भर गया भर गया भर गया भर गया, ठीक है चलने दो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कचरा डाल दिया, इसके ऊपर जम गया, फिर ऊपर जम गया जम गया जम गया। अब मकान तो यही बना हुआ है ना ऐसे, ये मान लीजिए कचरा डाल दिया, फिर इसने कचरा डाल दिया, फिर कचरा डाल दिया। तो ये जो सतह होती है कचरे की या जो रोड की सतह है वो कचरे से क्या हो जाएगी बेटा, ऊपर आ जाएगी। कहने का मतलब ये जो कचरा है वो गलियों में डालते थे और कचरा गलियों में डालने की वजह से जो गलियों की जो सतह होती थी वो क्या हो जाती थी, ऊपर हो जाती थी। और जो मकान की दहलीज होती थी, मकान की जो दहलीज थी वो सड़क से क्या हो जाती थी, नीचे। होगी कि नहीं होगी? यस सर। आप अपने घर के सामने गली है उसको भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, आपका मकान तो हो जाएगा नीचे और वो कचरा हो जाएगा ऊपर। अब बरसात का पानी आएगा तो सड़क के द्वारा या उस गली के द्वारा आपके घर में पानी आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। आएगा। तो वो लोग क्या करते थे कि जो कचरा है वो सड़क पे डालते थे, इससे उसकी जो परत होती थी सतह वो ऊपर ऊपर होती जाती थी, ठीक है। और सतह तो हो गई ऊपर और जो मकान की दहलीज होती थी वो क्या हो जाती थी, नीचे। जिससे क्या नुकसान होता था, यहाँ पर जो बरसात का जो भी पानी है वो इनके मकान के अंदर घुस जाता था। यानी सड़क तो ऊपर हो गई और मकान की जो दहलीज हो गई वो कहाँ हो गई, नीचे हो गई, ठीक है। तो इसलिए ये करते थे। अब क्या करते, ये चीज हो गई तो ये लोग मजबूरन में क्या करते थे, मकान की दहलीज को भी कभी कभी क्या कर देते थे, ऊपर कर देते थे, ठीक है। यानी ताकि बरसात का जो कीचड़ है पानी है वो मकान के अंदर नहीं आए। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चीज और है कि यहाँ पर जो कमरे मिले हैं, मकान मिला है, उन कमरों में क्या होती थी, खिड़कियां नहीं होती थी। यानी उर नगर में जो कमरे हैं उन कमरों में या जो मकान होते थे उनमें क्या थी, खिड़कियां नहीं थी। यानी रोशनी के लिए अपन जो खिड़कियां रखते हैं, रोशनदान रखते हैं, वो किसके लिए रखते हैं कि मकान में या कमरे में आसानी से उजाला या रोशनी आ सके। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है, जो रोशनी के लिए खिड़कियां नहीं रखते थे। जो रोशनी आती थी वो किससे आती थी, दरवाजे से। यानी कि अधिकतर जो मकान थे उसमें रोशनी के लिए क्या करते थे, खिड़कियां नहीं रखते थे। जो रोशनी आती थी वो कहां से आती थी, दरवाजे से आती थी। और जो दरवाजा था वो कहां खुलता था, आंगन की ओर। यानी जो दरवाजा है वो कहां खुलता था, आंगन की ओर खुलता था। जिसका एक ही अर्थ निकलता है कि उस समय के जो लोग थे वो परिवार की गोपनीयता को बनाए रखते थे। गोपनीयता यानी कि खिड़की नहीं रखने की वजह क्या थी मकानों में, कि परिवार की क्या बनी रहे, गोपनीयता बनी रहती है। इसीलिए ये लोग क्या करते थे, जो मकान में जो घर कमरे होते थे उन कमरों में ये क्या करते थे, खिड़कियां नहीं लगाते थे। यानी रोशनी खिड़की से नहीं आती थी, जो रोशनी आती थी वो किससे आती थी, दरवाजों से। और दरवाजों का जो मुख खुलता था वो किसकी ओर खुलता था, आंगन की ओर खुलता था। और इसके पीछे का लॉजिक यही था कि ये किस चीज को अपना रहे थे, गोपनीयता को। कैसे,
जैसे आप मान लीजिए, आप अभी अपन मकान बनाते हैं, अपने मकान में अपने खिड़कियां होती है कि नहीं होती है? होती है। होती है खिड़कियां। और अपना मकान सड़क के किनारे है, ठीक है, सड़क के किनारे है, सड़क की तरफ जैसे ये मान लीजिए ये मकान है, ये मकान है, ये खिड़की है, ये खिड़की है, ये खिड़की है, ये खिड़की है, ऐसी खिड़कियां है मान लीजिए अलग अलग कमरों की, और यहाँ पर सड़क बनी हुई है, ये ऐसे रोड बनी हुई है। अब इस खिड़की अगर खुली है तो चलता फिरता आदमी भी आपको खिड़की में से देख लेगा, देखेगा ही नहीं देखेगा? भाई खिड़की खुली है, रोड पे जा रहा है, देख लेगा आराम से। तो अपनी गोपनीयता कहाँ रही कि कोई भी आता जाता रास्ते में हमें खिड़की में से देख के चला गया, और अपन भी देख सकते हैं आराम से खिड़की में से कौन है कमरे में, क्या है क्या नहीं है, सब चीज अपन देख सकते हैं, खिड़की है तो, रोड के किनारे है तो अपने तो ये चीज है। लेकिन उस समय के जो उरनगर के जो लोग थे वो क्या है, अपने कमरों में खिड़कियां नहीं रखते थे, और उसके पीछे भी क्या चीज थी, गोपनीयता, ताकि हमें अंदर के कमरे का किसी को कोई चीज का पता नहीं चले। और जो रोशनी आने के लिए जो दरवाजे होते थे वो भी किसकी ओर खुलते थे, आंगन। जैसे ये मकान है, ये आंगन है, ये कमरा बना हुआ है, ये कमरा बना हुआ है, ये कमरा बना हुआ है, इन तीनों के जो दरवाजे थे वो किस में खुल रहे हैं, आंगन में खुल रहे हैं। गोपनीयता कि बाहर से कोई चीज देख नहीं सकता, खिड़की है नहीं, और कमरों के जो दरवाजे हैं वो किसकी ओर खुल रहे हैं, अपने आंगन की ओर खुल रहे हैं। समझ में आ गया बेटा? यस सर। अब देख लीजिए ये हो गया। अब यहाँ के जो घर थे या जो लोग थे, ये कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि जो यहाँ के लोग थे वो अंधविश्वास में भी अंधविश्वासी थे, अंधविश्वासी, अंधविश्वासी यानी अंधविश्वास को मानते थे। यहाँ के लोग क्या थे, अंधविश्वास को भी मानते थे। और अंधविश्वास का जो एक प्रमाण मिला है वो मिला है यहाँ पर मिलने वाली पट्टिकाएं, यानी कुछ पट्टिकाएं। हाँ विशाल, क्या बात है विशाल? अंधविश्वास की हम बात कर रहे हैं, तो अंधविश्वास संबंधित क्या मिली है यहाँ पर, पट्टिकाएं, यानी कुछ पट्टिकाएं मिली है लिखी हुई, और उन पट्टिकाओं से इस चीज का पता चलता है कि यहाँ के लोग क्या थे, अंधविश्वासी, शगुन और अपशकुन को मानते थे। शकुन अपशकुन अपन भी मानते हैं ना, आज अपन भी बहुत सी चीजों में शगुन और अपशकुन को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। मानते हैं ना, पता लग जाता है कि हाँ यार ये अपशुगुन हो गया, और यार बिल्ली रास्ता काट गई, और अपने को ये नहीं करना चाहिए, शीशा टूट गया, ये हो गया, रात ये कर लेंगे तो ये हो जाएगा। तो उस समय के जो लोग थे वो भी क्या है, शकुन और उपशकुन को क्या है, मानते थे। और शकुन और अपशकुन से मिले रिलेटेड कुछ पट्टियां यहाँ पर मिली है जिनके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जैसे क्या लिखा हुआ है, इन पट्टियों के ऊपर क्या लिखा हुआ मिला है कि जो घर की दहली होती है, दहलीज, घर की दहलीज, जैसे मकान बना हुआ है, ये दरवाजा है, तो ये जो दहली है, दरवाजे की जो दहलीज होती है, यानी कहने का मतलब इन पट्टिकाओं पे क्या लिखा हुआ है कि जो घर की दहली होती है वो ऊंची उठी होती है ना, तो क्या है, धन दौलत लाती है। यानी कि घर की दहलीज अगर ऊपर उठी हुई है ऐसे, तो इसका प्रमाण क्या है, धन दौलत आना। यानी जिस घर की दहलीज ऊपर होती थी उसका मानना क्या था कि जिस घर की दहलीज ऊपर है वहां पर क्या है, धन दौलत आती है। अपन भी कई चीजों में मानते हैं ना कि ये चीज ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इस चीज का उपाय करें तो पैसा मिल जाएगा। तो उस समय भी जो धन दौलत आती थी उसके लिए मानते थे कि घर की दहलीज ऊपर रख लो, धन दौलत आ जाएगी। ठीक है, यस सर। Yes, sir. और ये कहा गया है कि सामने का जो दरवाजा है वो किसी और घर के सामने नहीं खुले, यानी सामने का दरवाजा किसी और घर के सामने नहीं खुलता ना, तो वो भी चीज क्या करता है, कहने का मतलब सौभाग्य प्रदान करता है, सौभाग्य। ये मानते हैं एक तो दहलीज ऊपर होनी चाहिए, धन दौलत आ जाएगी, और
अगर हमारे घर का दरवाजा किसी घर के सामने नहीं खुलता है तो हमें क्या मिल जाएगा, सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और मकान का जो दरवाजा है वो बाहर की तरफ नहीं खुलकर अंदर की तरफ खुलना चाहिए। अगर दरवाजा बाहर की ओर खुलता है ना, तो जो पति पत्नी होते हैं वो क्या है, यंत्रणा। पत्नी जो पत्नी होती है वो एक प्रकार से यंत्रणा का कारण बनेगी अपने पति के लिए, दुख का कारण। ये एक नियम होता था, ये अंधविश्वास था उन लोगों का इस प्रकार का। बेटा लेफ्ट हो जाओ, टाइम हो गया है, बाकी चीजें कल देखेंगे। लेफ्ट हो जाओ। थैंक यू। ओके।